आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अमेरिका ने ईरान पर पहले से लगे हुए प्रतिबंधों को और विस्तार दे दिया है। इसी के साथ ईरान की इकोनॉमी फिर से हिचकोली खा रही है, जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। लेकिन नई बात इस बार क्या है, वो ये कि दुनिया अमेरिका का साथ नहीं दे रही है। इसकी अपनी वजह है। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूँ। ये पॉडकास्ट है और मैंने सोचा कि 3 दिनों से अमेरिका ईरान की कुश्ती दुनिया भर के मीडिया में छाई है, तो क्यों ना जाना जाए कि अमेरिका की ईरान से आखिर खुन्नस क्या है। ताज़ा बैन जो लगे हैं उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा और भारत पर कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। ये सारे सवाल थे जिनका जवाब मैंने प्रकाश के रे से लिया। प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेशी मामलों पर खूब लिखते पढ़ते हैं। पहले भी अमेरिका की पॉलिटिक्स को लेकर हमारे साथ कई बार बातचीत की है, बहुत दिलचस्प रही। तो आज के पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करता हूं, मगर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बातचीत। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। प्रकाश जी, ये जो अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से फिर प्रतिबंध लगाए हैं, लोगों की समझ में ये भी नहीं आ रहा है और कुछ तो हमारी भी समझ में ये नहीं आया, ये नए सिरे से प्रतिबंधों का क्या मतलब है। इसके बाद मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इसका असर हम पर या ईरान पर क्या पड़ेगा या अमेरिका पर क्या पड़ेगा, वहां की राजनीति पर क्या पड़ेगा। पहले प्रतिबंधों के बारे में जरा थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, प्रतिबंधों के कई रूप होते हैं। जैसे कि एक तो ये होता है कि भाई आप कुछ बैंकों को और कुछ व्यवसायों को आप प्रतिबंधित कर देते हैं कि इनके साथ लेन देन नहीं करना है, या इस तरीके की चीज जो है आप वहां से नहीं खरीदेंगे या वहां नहीं बेचेंगे। इसी तरीके से होता है कि आप जो उस देश की जो रूलिंग पार्टी होती है, क्या गवर्नमेंट होती है, उससे जुड़े हुए लोगों को आप ब्लॉक करते हैं कि वो लोग अकाउंट ना बाहर खोल सकें, बाहर में बिजनेस ना कर सकें, आवाजाही ना कर सकें। तो उसी तरीके के सैंक्शंस ये जो कल जो अमेरिका ने घोषणा की है, उसमें पहले की जो उनकी लिस्ट है, जो पाबंदियों की लिस्ट है और उन पाबंदियों को जिन लोगों पर लागू किया गया है, उसमें उन्होंने करीब 27-28 नाम और जोड़े हैं। ये पाबंदी का मामला है। और दूसरी चीज की उसके साथ जो सबसे अहम है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने नई सिरे से या नई पाबंदियां क्या लगाई हैं, वो सिर्फ नंबर्स की बात है कि आपने पहले 10 को किया था, आपने और 12 और बढ़ा दिए, 20 और बढ़ा दिए, 50 और बढ़ा दिए। ठीक है। मेन है कि अमेरिका ने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन को भी इसको सपोर्ट करना होगा, और न सिर्फ सपोर्ट करना होगा बल्कि उसको इन्फोर्स भी करना होगा जी। कहने का मतलब कि जैसे ये यूनिलैटरल एक तरफा कार्रवाई है अमेरिका की, इसको यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन पता नहीं है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई। बिल्कुल। और उस वोटिंग में जो अगले महीने जो ईरान डील हुई थी, P5+1, 5 परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी और ईरान, ये जो 2015 में समझौता हुआ था, उसके तहत ये था कि अक्टूबर 2020 में कुछ सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे हथियारों से रिलेटेड, हथियारों की खरीद से रिलेटेड। तो उसको लेते हुए इन्होंने, अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि भाई इसको एक्सटेंड किया जाए। ओके। अब जब वहाँ वोटिंग हुई तो 10 लोग होते हैं, 10 देश होते हैं अस्थायी मेंबर, और 5 लोग होते हैं अस्थायी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद के। जी। तो 15 लोगों में उनको वोट सिर्फ 2 मिले, एक अमेरिका का वोट, एक डोमिनिकन रिपब्लिक का वोट। और 13 देशों ने कहा कि 13 देशों ने कहा कि भाई हम आपके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि
अक्टूबर में ईरान के ऊपर से हथियारों की पाबंदी का मसला खत्म होने जा रहा है, जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जो अमेरिका ने यानी बराक ओबामा प्रशासन ने बहुत मेहनत की थी कि ईरान के साथ किसी एक सहमति पर पहुंचा जाए, और बड़ी मुश्किल से एक समझौता प्रकाश में आया था 2015 में। 2020 में ये होने वाला था कि ईरान पर कुछ प्रतिबंध हल्के पड़ते, लेकिन ट्रंप प्रशासन जो है तैयार नहीं था, और वो चाहता था कि ये प्रतिबंध और एक्सटेंड हो, लेकिन दुनिया की जमात ने साथ नहीं दिया, और अब अमेरिका ने अपनी तरफ उसका से कारण प्रतिबंध थोप दिए। और दुनिया या संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल जो आज अमेरिका के साथ नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे पर, उसका सीधा कारण है कि 2015 में जो समझौता हुआ था P5+1 और ईरान के साथ जी, उससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका को अलग कर लिया है। तो भाई एक नॉर्मल एक तार्किक बात हम करें कि भाई जब आप समझौते का हिस्सा ही नहीं है तो आप उस समझौते को लागू करने की बात कैसे कर सकते हैं? आप उस समझौते की शर्तों के साथ तैयार नहीं है, आप उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, और फिर भी आप कहें कि, और आप ये भी कहें कि समझौता बेकार है, और फिर आप कहें कि इस समझौते को लागू करो। इतने विरोधाभासों के साथ कैसे राजनीति या कूटनीति की जा सकती है? यही यूरोपियन यूनियन कह रहा है। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि जब अमेरिका ये जो समझौता हुआ था इसकी आप बात कर रहे हैं उससे बाहर हो चुका है, तब उसके तहत कार्रवाई करने का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बनता है ट्रंप। बिल्कुल बिल्कुल, और मॉरल ग्राउंड ही नहीं, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड भी नहीं बनता कि आप जब आप उसके हिस्सा ही नहीं है, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ये बेकार का समझौता है, आपको जब वो समझौता बेकार का है तो फिर आप उसको लागू करने की जिद क्यों कर रहे हैं? और जब आप उसको सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव ले गए और जब सिक्योरिटी काउंसिल की उस पर मोहर नहीं लगी तो आपको उस निर्णय को मानने में क्या दिक्कत है? आप फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इन घोषणाओं के कुछ और मतलब है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप हेलबेंट हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, कोई माने ना माने, मैं प्रतिबंध लगाऊंगा ही। तो इसका मतलब यह है कि हमें ये थोड़ी कोशिश करनी चाहिए टटोलने की कि कहीं आपका इरादा कुछ और तो नहीं है। तो प्रकाश जी, ये किसी एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा है अमेरिका की, या फिर ये जो चुनाव चल रहे हैं उसका ही कुछ हिसाब किताब है कि चलिए फिर से ईरान पर चढ़ बैठे? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई दूरगामी रणनीति या राजनीति का मसला नहीं है, क्योंकि दूरगामी रणनीति का मसला होता तो अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस समझौते को लेकर बहस करते रहता, उससे अलग नहीं होता। वो कहता कि भाई इस समझौते में ये गड़बड़ी है, ये कमी है, और आप जैसे नॉर्मली बात करते रहते हैं, जैसे 2013 से 2015 के बीच बातचीत से ही तो वो नतीजा सामने आया था, वो समझौता बड़ी लंबी तो अगर मगजमारी इतनी थी तब ये निकला था। और अगर ट्रंप प्रशासन अगर कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहा हो, या वो सही मायने में ईरानियन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा है, तो वो बातचीत करता, वो अलग क्यों हट जाता? पहली चीज। दूसरी चीज कि जो पीछे कुछ और घटनाएं हुई, जैसे कि सुलेमानी की हत्या हुई, हिजबुल्ला के साथ जो टारगेटिंग हुई, जो सीरिया में अमेरिका कर रहा है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा, और अभी भी जो सुलेमानी के बाद ईरानियंस ने रिटेलिएट किया था कुछ, फिर उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने कुछ कार्रवाई की थी, सैनिक कार्रवाई, कुछ ड्रोन वगैरह चलाए थे। फिर आपने देखा कि उनके ईरानी जहाजों को जो वेनेजुएला जा रहा था उसको धमकी दी गई कि हम बीच में इसको पकड़ लेंगे। तो अगर आप पीछे का पूरा पैटर्न देखें तो साफ पता चलता है कि मसला सुलझाने के लिए ये सब चीज नहीं हो रहा है अमेरिका की तरफ से, बल्कि ट्रंप अपने डोमेस्टिक वोटर्स को, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट तो उनको नहीं दिख रहा है, वो तो संयुक्त ये सुरक्षा परिषद के मंच पर ही दिख गया, पता चली गया नहीं है। तो वो अपने डोमेस्टिक सेक्शंस को, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में भी ये कह के आए थे, ईरानियन समझौता जो है वो ठीक नहीं है, आप ईरान को जो है एक तरीके से छूट दे दिए हैं, उसके आगे सरेंडर कर दिए हैं। वो तो यहाँ तक फेक न्यूज बताते थे कि कैश भर के नकदी इन्होंने दिया है ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने। इस पर तो हमने एक बार लंबी बात की थी। हाँ, तो सीधा ये मसला है कि ये
बेसिकली अपने कोर वोटर्स सपोर्टर्स को ये टारगेट करते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि इसके साथ एक और चीज है कि जो उनके सपोर्टर हैं उनके लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जो इजरायली समर्थक लॉबी है, जो सऊदी लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसको भी संतुष्ट करने की, जो ईरान को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते, उन्हें भी खुश करने की कवायद है। हाँ, और इसका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर मसला है उसमें सिर्फ एक लाइन है इम्पोर्टेंट कि देखिए, आप हथियारों की पाबंदी लगा रहे हैं कि आप हथियार नहीं खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है कि कितना भी यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय देश ईरान के साथ संबंधों को सुधारने में लगे हैं या ईरानियन गवर्नमेंट पे प्रेशर में लगे हुए हैं कि वो फिर से अपना न्यूक्लियराइजेशन ना करे, लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यूरोप ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। तो कौन बेच सकता है? तो बेच सकता है चीन, बेच सकता है रूस। तो रूस और चीन पर भी दबाव डालने की एक कोशिश है अमेरिका की कि आप इनको, ईरानियंस को आप हथियार ना। अच्छा, उन्हें भी संदेश दे दिया है। हाँ, क्योंकि वो भी तो सुरक्षा परिषद में है, वो बिल्कुल सदस्य हैं। वोट तो उन्होंने बिल्कुल ईरान के पक्ष में ही किया। और चीन और रूस पर भी अमेरिका के कई प्रतिबंध हैं, और चीन के साथ तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, वो तो रोज ही चल ही रहा है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी जो कल परसों मीटिंग उन्होंने रात में कही बोली, ट्रम्प ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आपके यहाँ से कोरोना दुनिया भर में फैला है। ट्रम्प का तो हाल ये है कि वो एक ही सांस में चीन की निंदा करते हैं, उसी सांस में वो ईरान पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ही सांस इतना में। ही नहीं, उतना ही नहीं, जब वो इस मीटिंग के बाद जब हवाई में गए अपना चुनाव कैंपेन करने, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बुजुर्गों को छोड़कर और कोई खास असर नहीं पड़ा है कोविड का। अच्छा, और वो ये भी बोल रहे हैं, अभी बयान आया है उनका, अगर आप देखेंगे तो आज आ गया सब। लीपा पोते की तो हद हो गई। बहरहाल ये मैं समझ गया कि ठीक है, जो प्रतिबंध लगे उसका मतलब क्या है। मुझे एक बार ना असर के बारे में और बता दीजिए, आपकी तो नजर रहती है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2,72,500 रियाल इज इक्वल टू $1 हो गया है। मतलब देखिए, अब इतने सालों साल के प्रतिबंध हैं, कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के आने के बाद से ये सारा तमाशा शुरू हुआ है। ईरान पर तो प्रतिबंधों का लंबा सिलसिला रहा, और प्रेसिडेंट ओबामा ने जब रूहानी से 2013 में बात की थी तो लगभग 30-35 सालों के बाद उस लेवल की पहली बातचीत हुई थी। तो ईरानियन प्रतिबंधों का तो असर ईरानियन इकोनॉमी पे पड़ा भी है। दूसरी चीज कि आप तेल का मार्केट भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर नीचे होता जा रहा है। ऊपर से ये कोरोना से भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट फेज में ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित था। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, और ईरान के भीतर भी एक तो ईरानियन गवर्नमेंट की भी अपनी जो कमियां हैं, और उस इलाके में सक्रिय कुछ ताकतें वहां पर इंटरनली भी वहां माहौल बिगाड़ने में लगी हुई हैं। आपने देखा कि पीछे कुछ तो आंदोलन जेन्युइन मुद्दों पर हुए, कुछ ऐसी दंगा फसाद हुआ। फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि पिछले दिनों ईरान में जिस तरीके से आपने लेबनान में देखा, वहां जो विस्फोट हुआ बंदरगाह पे, इस तरीके से आग लगने की कई घटनाएं यहाँ भी हुई हैं बंदरगाहों पे ईरान में भी। तो निश्चित रूप से ईरान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और उसमें निश्चित रूप से प्रतिबंधों का बहुत बड़ा रोल है। जब भाई आप उसका अकाउंट बंद किए हुए हैं, ना उसको तेल ले जाने दे रहे हैं, बेचने नहीं दे रहे हैं, कुछ उसे खरीदने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो और सबसे बड़ी चीज कि आप चलिए मान लीजिए कि भाई आपको दुश्मनी है, तो आप हथियारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, एक बात समझ में आ सकती है। आप उसके कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स को आप ब्लॉक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। आप दवाइयों पर पाबंदी लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, यही मैं आज कुछ चैनल्स पर देख रहा था, तो एक महिला की बाइट थी और वो ये कह रही थी कि बाकी सब तो ठीक है, हमारे दवाइयों पर पाबंदी लग रही है जिस तरह से, पहली हालत खराब है, और ये तो देश की सेहत के साथ बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा ईरान में। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि एक्चुअली कुछ देशों को अगर हम छोड़ दें, खासकर खाड़ी देशों को छोड़ दें, तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरीके की इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस है। मतलब ये गृह युद्धों की वजह से, पॉलिटिकल अभी आप यमन देखिए, यमन में लाखों लाख लोग मतलब मौत के कगार पे खड़े हैं। सीरिया में आप देख ही रहे हैं, इराक में,
और तो वो क्राइसिस है, ईरान के साथ भी वो क्राइसिस है। लेकिन ईरान का डिफेंस देखिए, ईरान की अपनी ताकत देखिए। आज भी जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, वहाँ के एक थिंक टैंक से बात करते हुए, उनके राष्ट्रपति ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भाषण दिया कल, वो कॉन्फिडेंस के साथ लगे हुए हैं। देखिए, एक चीज तो वो जान रहे हैं कि इतिहास उनके फेवर में है। वो ये जान रहे हैं कि उन पर एक अमानवीय और बहुत ही असंतुलित प्रेशर डाला गया है अमेरिका की तरफ से। अब तो जो किया है वो अमेरिका की तानाशाही के तौर पर सामने आया है। अब अगर अमेरिका कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी रहा होगा, लेकिन इस वक्त तो पूरी दुनिया में वो ट्रंप का एक तरह का बहुत तानाशाही प्रवृत्ति के तौर पर दिख रहा है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये कि क्या भारत को कोई फर्क पड़ता है इस सब से? देखिए, भारत को डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो इसका कारण ये है कि अगर आप तेल के बिजनेस को छोड़ दें, जो हम तेल खरीदते थे ईरान से, जो ऑलरेडी हम बंद कर चुके हैं अमेरिका के दबाव में, जो हम नहीं खरीद रहे हैं, उसके अलावा ईरान के साथ हमारा $2-2.5 बिलियन कुछ इसी टाइप का, मतलब कुछ अनाज वगैरह का बिजनेस है। ईरान के साथ हमारा तेल के अलावा बहुत ज्यादा कोई बिजनेस है नहीं। सोशियो कल्चरल एक बहुत पुराना हमारा एक संस्कृति है। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन उस तरीके से नहीं है। और ऑलरेडी हमने ईरान के साथ अपने संबंधों में हमने अमेरिका को तरजीह दे दी है। आपने देखा कि हमने तेल लेना बंद किया। आपने देखा कि ये चाबहार पोर्ट का जो पूरा बीच में आपने सुना होगा, रेल वाली जो चीज थी, उसके बाद उसमें से भी भारत को बाहर निकाल दिया गया या भारत निकल रहा है? देखिए, निकाल दिया या निकल नहीं रहा है। एक तो यह है कि भारत उस तरीके से कोशिश नहीं कर रहा है ईरान के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा करने की। दूसरी चीज की जो निवेश करने के लिए भारत ने कहा था चाबहार में और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट में, तो हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है वो निवेश करने के लिए। और कोई भी कंपनी, जब इतनी पाबंदियां लग रही, इतना सब कुछ लग रहा है, तो कोई भी कंपनी वहां पे जाके काम कैसे करेगी, वहां पर कैसे वो इन्वेस्ट कर सकती है? क्योंकि उसको लगेगा कि यार कल को फिर मेरा नाम आ जाएगा, मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा अमेरिका, मुझे दिक्कत हो जाएगी कल को। तो इसलिए कंपनियां भी नहीं जा रही हैं, कोई पैसा भी नहीं लगाना चाह रहा है, कोई बैंक या वो तो जाहिर है, ऐसा माहौल बना ही दिया जाएगा। तो लेकिन ये जो पाबंदियां लगी हैं, इससे भारत को डायरेक्टली अभी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन इससे एक चीज है कि जियोपॉलिटिक्स जो सामने आ रही है। अब आप देखिए कि ईरान के मसले पर अगर रूस और चीन और यूरोपियन यूनियन एक साथ खड़े हो रहे हों, तो आपको भी तो एक स्टैंड लेना पड़ सकता है ना। कल को मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में कल को वोटिंग हो जाए, या कल को कोई बयानबाजी करने की बात आए। और एक तो मनमोहन सिंह के समय से ही हमारी सरकारों ने एक कमाल का स्ट्रेटजी अपनाया है, बोलो ही मत, ना फेवर में बोलो ना विरोध में बोलो, किसी चीज के बोलो ही मत। और मजे की बात है कि जो देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की इच्छा रखता हो, चाहत रखता हो, दावा करता हो, वो स्टैंड ना लेता हो, उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई स्टैंड ही नहीं होता। कमाल की बात है। ये तो संकट है भारत के सामने, तय तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे आप आज हाथ लग गए तो सोचा पूछ लेता हूँ। लोग पूछते हैं ये अमेरिका का ईरान से टेंशन क्या है, क्योंकि ये सब तो हाल फिलहाल हो रहा है, ठीक है 10 साल की एक लड़ाई है, वो भी दिखती है, मूल में क्या है, ये क्यों अमेरिका चढ़ता है? बहुत पुरानी लड़ाई है ये। आपको 1950 के दशक के शुरुआती सालों में, शायद आप 53 की बात कह रहे हैं, तख्ता पलट वाली ईरान की। हाँ, मोसादिक की सरकार को वो किया गया, और उसमें उसका कारण सिंपल यही था कि उन्होंने जो तेल की कंपनियां, जो वहाँ पे तेल के तामझाम था, जो ऑयल इंडस्ट्री थी, अब उस पे अमेरिकियों का और ब्रिटिशर्स का कब्जा था ईरान के तेल पर। हाँ, अब ये जब चुनाव जीत कर आए, मोसादिक जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने कहा कि हम नेशनलाइज करेंगे। अच्छा, जब आप नेशनलाइज करेंगे तो कंपनियों ने वहां पर जो है तख्ता पलट करा दिया गया। तख्ता पलट करके वो पुराने राज परिवार से रजा शाह को बिठा दिया गया लाके। फिर वो 79 में उनको बाहर हुआ जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। अब इस्लामिक पहलवी की अपनी पॉलिसी थी जिससे ईरानी जनता संतुष्ट थी। नहीं, वो प्रो अमेरिकन थे, वो प्रो अमेरिकन थे, जाहिर है। हाँ, प्रो अमेरिकन थे।
और उससे भी एक असंतोष था शायद ईरान के अंदर उन्हें लेकर कि यार क्यों नहीं रहेगा भैया। आप किसी बाहर के भाई देश जैसे में मान लीजिए कि तेल जो है, तेल तो राष्ट्रीय संपत्ति है, तेल तो देश की चीज है ना। अब कोई कंपनी उसमें मुनाफा कमा रही है, कॉर्पोरेट के हाथ नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, वो सोच लिया है। और रजा शाह ने क्या किया प्रकाश जी? रजा शाह जब आए तो फिर क्या पॉलिसी बनी? तो राजा साहब पहलवी ने मुसद्दिक के जो मोहम्मद मुसद्दिक के जो पॉलिसीज थी उसको उलट दिया। और उलट दिया भी तो मुसद्दिक अपना वो लागू कर भी नहीं पाए। तो वो तो अभी उन्होंने शुरुआत ही की थी, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत ही की थी। और फिर पहलवी ने वही पुरानी चीजें करी। जो पहलवी की जो नीतियां थी वो पश्चिमी कंपनियों के फेवर में थी, अमेरिकी कंपनियों के फेवर में थी। और उसके बाद वो रजवाड़ा था। तो आप जानते हैं जो सामंती शासन में होता है कि भाई जो राजा का आदेश है वही आदेश है। और चीजें चल रही थी, उसके खिलाफ लेफ्ट का भी आंदोलन चल रहा था, लिबरल्स का आंदोलन चल रहा था, और जो ये जिनको अयातुल्ला मुल्ला कहते हैं और मुस्लिम जो कट्टरपंथी थे वो भी सब एक हो गए। हाँ, और कट्टरपंथी उनको मतलब कुछ उसमें तबके जरूर कट्टरपंथी, लेकिन बेसिकली वो रूढ़िवादी जाना चाहिए। हाँ, तो ये सारे मिलके फिर ये हुआ कि उसमें अयातुल्ला खुमैनी का अपर हैंड हो गया। और जब वो आए तो उन्होंने अपने तरीके से वो आए और पहलवी को जाना पड़ा। और इसके बाद फिर जो अमेरिकी दूतावास है उसको कुछ लड़कों ने घेर लिया था। फिर वो संकट 1 साल से ज्यादा चलता रहा। 1 साल से क्या, करीब मुझे लगता है 444 दिन जी वो चला। और उस वजह से जिमी कार्टर चुनाव हार गया अमेरिका में, रोनाल्ड रीगन जीत गए। बिल्कुल। अमेरिका कहाँ तो ईरान का सत्ता परिवर्तन हुआ और कहाँ अमेरिका का हो गया उसके बाद। और फिर लेबनान में अमेरिकियों को पकड़ लिया था इन लोगों ने, हिजबुल्ला वालों ने। तो उसको छुड़ाने के लिए रीगन गवर्नमेंट ने जो है छुपा के ईरान को हथियार दिए। और उस हथियार का पैसा जो है उसका ड्रग्स कार्टल से और कॉन्ट्रा ऑपरेशन जो चल रहा था वहाँ निकारागुआ में, उससे जुड़ता है मामला। अरे तो मतलब कुल मिलाकर तेल के खेल से बात शुरू हुई थी और ये आज यहाँ तक आप पहुंची है। हाँ, और तेल और हथियार और आज भी कुल मिलाकर वो ये तेल और हथियार। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि आज जो मिलिट्री मसले को लेके इतना पंगा मचा हुआ है ईरान के साथ, रजा साहब पहलवी ने इतना पैसा खर्चा किया हथियारों के खरीद पे कि अमेरिका और यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनियां मतलब मालामाल हो गई। खूब खरीदा उसने। और एक समय यह था कि दुनिया के टॉप खरीदारों में से वो थे। और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में से एक मिलिट्री जो थी वो ईरान की मिलिट्री होती थी रजा शाह के जमाने में। रजा शाह के जमाने में जो ये बड़े लेवल पे जो हथियारों की खरीद हुई और ईरान बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत बन गया उस क्षेत्र में भी और खपत कहाँ करता था, लड़ता किससे था? क्योंकि इराक के साथ जो 8 साल वाला युद्ध हुआ वो भी बाद में हुआ जाकर, लड़ते किससे था रजा साहब तब? अरे अब सऊदी अरेबिया किससे लड़ता है? लेकिन आप जानते हैं 100 जेट फाइटर खरीदता है। तो भाई वो फायदा पहुंचाना ये इनके प्रकार नहीं, वो बस गेम है कि आप ऐसा करिए कि मैं आपके शासन को गारंटीज दूंगा कि कोई आपको खतरा आएगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, उसके बदले में मुझे तेल दे दो और तुम ऐसा करो, राजा बने रहो, क्या करना है। एक तरफ तेल, एक तरफ हथियार और आपकी ताकत बनी रहे, आपकी सत्ता बनी रहे और डंडा सलामत रहे। हाँ, और मजे की बात हुई कि रजा साहब पहलवी ने जो ईरानी मिलिट्री को इतना ताकतवर बनाया जी, वो खुमैनी के हाथ में आ गई पूरी ताकत। उल्टा पड़ गया तो जिस तलवार को धार दी अमेरिका के दोस्त ने, वो अमेरिका के दुश्मन के हाथ लग गई। आप ये देखिए कि इन्होंने प्रॉक्सी लड़ाई ही लड़ी, सद्दाम हुसैन को उकसा के इन्होंने ईरान को परेशान करने की कोशिश की। लेकिन आज भी देखिए कि सऊदी अरब या इजराइल ने डायरेक्टली कभी पंगा नहीं लिया ईरान से किसी ने पंगा नहीं लिया डायरेक्टली, क्योंकि जानते हैं कि ईरान बहुत बड़ी ताकत है। और अब तो और भी पंगा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि अब दुनिया में आप एक नए तरीके का कोल्ड वॉर देख रहे हैं और रशिया, चाइना और ईरान का एक ऑलरेडी एक एक्सिस बन चुका है। तो अब एक जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग फेज में एंटर कर रही है। नए रंग देखेंगे। हाँ, बहुत रंग देखेंगे। मतलब
लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि 3 नवंबर को अमेरिका में क्या होता है, 3 नवंबर के चुनाव में, और 20 नवंबर को सऊदी अरब में G20 की मीटिंग है, G20 के नेताओं की। बिल्कुल, तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है कि वहाँ क्या तय होता है। चीजें बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है प्रकाश जी, बात करते रहेंगे, ठीक। ये नए नए ठीक। रंग जब भी सामने आएंगे आपसे फोर मिलाकर पूछेंगे, बढ़िया, रिकॉर्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका। मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे पर एक हद तक धुंधल का छटा होगा। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आप आज तक रेडियो सुनते रहिए, और हाँ, अगर कुछ भी कहना हो तो radio@aajtak.com पर लिखना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अब निकलता हूँ, बाय बाय।